नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईआरईडीए। तो आईआरईडीए जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, तो इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया था, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को सर्च करिए और उसके बाद ज़रूर देखिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे मैं 10 पॉइंट्स में इस कंपनी के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके कारण इस कंपनी धमाका कर रहा है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे, इसका फ्यूचर का मतलब इसका भविष्य में इस कंपनी में क्या ग्रोथ हो सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स में डेटा आपके साथ शेयर किया हूँ। बहुत सारे डेटा फाइंड आउट करके 1 हफ्ते तक मैं डेटा फाइंड आउट किया, उसके बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ। वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिए। तो बहुत सारे लोगों का यही कमेंट्स था कि सर मतलब आईआरईडीए इस कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है, तो कब करेक्शन होगा? देखिए, कंपनी हमेशा भागता हुआ कंपनी के ऊपर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे बाय होता तो यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो जो लोग यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे बाय होता तो और भी चले जाते तो प्रॉफिट होता। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से करेक्शन हो गया। तो करेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था। 123 से 50 से 123 तक जर्नी किया और उसके बाद देखिए अभी 111 चल रहा है। अब जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं। मगर इस तरीके से करेक्शन होने के पीछे कारण यही है कि कंपनीज़ के ऊपर कभी न कभी प्रॉफिट बुकिंग तो होगा। कंपनी के ऊपर न्यूज़ अच्छा है, कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, तो फिर भी कंपनी के ऊपर ऐसे नहीं कि हमेशा वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो मान लेता हूँ कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है और वो फाइनेंस किसके ऊपर करते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। जिस सेक्टर का हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी आज इंडिया में जितने सारे रेलवे स्टेशंस हैं, उसके ऊपर यहाँ पे सोलर रूफटॉप का जो प्रोजेक्ट है, वो लगाया जा रहा है। हर स्टेशन में, हर घर-घर में, सारे जगह पे सोलर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। और इस कंपनी आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है कि आप सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोन मेरे मेरे तरफ से लेके जाइए। और इसीलिए कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लोग इतने दिनों तक यही सोच रहा है कि घर में अगर सोलर प्रोजेक्ट लगा दूँ, अगर मुझे इंस्टॉलमेंट में मिले तो अच्छी बात है। तो इसी तरीके से सोच के बेसिस में कंपनी पब्लिक के लिए भी अवेलेबल किया, वो भी मैं आपको वीडियो के में शेयर किया। तो आरईडीए जो कंपनी है, इंडियन जो रिन्यूएबल कंपनी है, तो इस कंपनी का ग्रोथ जो है मुझे बेस्ट लगा। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे तो 1100 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1170 करोड़ के आसपास। इंटरेस्ट भी कंपनी को कंट्रोल में देखने को मिले और उसके साथ-साथ कंपनी का जो मतलब प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 295 करोड़ से थोड़ा-सा कम हुआ 285 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के वो 2 पॉइंट्स आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो है नेट एनपीए। ये पॉइंट्स मुझे बहुत बड़ा वीकनेस लगा। क्योंकि देखिए, एनपीए जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही कंपनी के लिए खतरा बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर एनपीए तो 1.65 है, तो क्या बहुत ज़्यादा है? हाँ, बिल्कुल। हमेशा एनपीए 0.60 के नीचे होना चाहिए। 0.60 के अगर नीचे हो, तो ठीक-ठाक रहेगा। अभी एनपीए का मतलब क्या है मैं आपको बता दूँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब है, कंपनी मान के चलिए यहाँ पे लोन दिया। जो जितने सारे लोगों को लोन दिया, वो सारे लोग लोन नहीं मिटा पाए। मान के चलिए 1-2 यहाँ पे 3 लोगों को लोन दिया और 3 में 2 लोग लोन मिटा पाए, लोन का पैसा वापस किया, 1 लोग लोन नहीं मिटा पाए। तो जो पैसा मार्केट में पड़े हुए हैं, जिसका पैसा मार्केट से उठा नहीं पा रहा है, तो वही कंपनी के लिए डिफ़ॉल्ट है, लोन डिफ़ॉल्ट है, उसी को कंपनी को बैड डेट करना पड़ता है। तो उसी चीज़ को एनपीए के हिसाब से देखा जाता है। वो एनपीए जितना कम होगा, जितना कम लोग मार्केट से लोन ना दे पाएँगे, उतना ही कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी रिज़र्व के बारे में बात करूँ तो रिज़र्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, बोरिंग्स भी कंटीन्यूअसली ग्रोथ होता देखने को मिले। देखिए कंपनी का कर्ज़ा बढ़ना मतलब पॉज़िटिव है, फाइनेंस कंपनी में कर्ज़ा बढ़ना पॉज़िटिव है, उसके साथ-साथ प्रॉफ़िट का भी ग्रोथ होना चाहिए। अगर प्रॉफ़िट का ग्रोथ नहीं हो रहा है और उसके साथ-साथ कर्ज़ा बढ़ रहा है, तो उस कंपनी को खतरा आ सकते हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति निवेश करके रखे हैं। मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि इस कंपनी का फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। देखिए मिल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं कि कह रहा हूँ कि मिलेगा ही करके, क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% गारंटी नहीं होता। आपको हमेशा प्रेडिक्शन करके हमेशा कंपनी के ऊपर फ्यूचर का विज़न देखकर ही काम करना पड़ेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से बिज़नेस को आगे लेके आ रहा है, जो मैं डिटेल्स वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ।
उस वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली चल क्या रहा है। तो जो ईडीए है, तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो डिलीवरी कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो लोग बाय करके रखे थे, जिस लोगों को आईपीओ मिला था, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो कभी न कभी करेक्शन तो होगा। तो इसलिए वॉल्यूम कम होता जा रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस टॉप लेवल में बाय नहीं करेगा। तो इस तरीके से देखिए कंपनी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपट्रेंड में गया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होगा। फाइनली वो रेंज को ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने और एक बड़ा धमाका हुआ। आपको लग रहा है कि सर यहाँ से यहाँ तक कितना धमाका हुआ होगा? देखिए, आपको मैं एंट्री लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ, मतलब इस लेवल तक देखूँ, तो 76% का टारगेट बना और वो भी 4 दिनों के अंदर-अंदर। 4 दिनों में 76% का टारगेट कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। तो फिलहाल के लिए कोई मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं लूँगा क्योंकि मुझे कोई पैटर्न्स चाहिए, कोई भी लेवल्स चाहिए, तो उस लेवल के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना और हाँ, आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि वॉरेन बफेट जी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। वो भी इस कंपनी का स्टेक बेचना स्टार्ट किए हैं और अलीबाबा का जो मतलब फाउंडर है, जैक मा, तो उन्होंने भी इस कंपनी के ऊपर भी पूरा का पूरा स्टेक उन्होंने बेच दिया। तो पेटीएम के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बनता हुआ देखने को मिले। तो जो लोग सोच रहे हैं कि फिर से वो वहाँ से रिवर्स करेगा, मुझे नहीं लगता उतना रिवर्सल करेगा क्योंकि कंपनी आज तक कंपनी सेल्स को तो बढ़ाया, एक्सपेंड इतना ज़्यादा किया कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आपको कभी भी पॉजिटिव में नहीं दिखेगा। देखिए ज़ोमैटो के ऊपर बात करूँ तो जो लोग सोच रहे हैं कि ज़ोमैटो में 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर भी मैं कहूँगा कि 150 करोड़ का लॉस से डायरेक्टली 2 करोड़ का प्रॉफिट होना, तो भी एक प्लस पॉइंट है, तो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो उस पॉइंट के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो एक ही बात कहूँगा कंपनीज़ के ऊपर कि 150 करोड़ का जो लॉस है, वहाँ से 2 करोड़ का प्रॉफिट होना तो भी पॉजिटिव है। यहाँ पे तो कंपनी का प्रॉफिट होने से उल्टा कंटिन्यूअसली लॉस बढ़ते चले जा रहे हैं। 600 साढ़े 600 करोड़, साढ़े 700 करोड़ तक कंपनी का लॉस देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर एक ही आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर आपको इंस्टीट्यूशन देखकर आप शायद खुश हो जाएँगे कि चलो एफएस के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है। एफएस के पास जो होल्डिंग है वो धीरे-धीरे करके बेच रहा है। क्योंकि कुछ रूल्स के माध्यम से कंपनी का शेयर वो बेच नहीं पा रहे थे। अभी बेचने का सिचुएशन क्लियर हो चुके हैं, तो धीरे-धीरे करके सारे माल वो बेच देंगे। नेक्स्ट जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर में आप देखेंगे तो आपको एफएस का डेटा कम होता देखने को मिलेगा। तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? पब्लिक उठाएगा, क्योंकि पब्लिक को यही लग रहा है कि इससे बढ़िया कंपनी आपको नहीं मिलेगा। देखिए, मैं किसी कंपनी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो कंपनी में जो कंपनी आज तक प्रॉफिट नहीं किया, तो उसके ऊपर निवेश करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट भी दिखा दूँ, तो रिज़र्व तो ठीक-ठाक है, बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का बोरिंग्स भी कम होता देखने को मिले और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ये तो सब कुछ ठीक-ठाक है। कंपनी ये भी बता रहा है कि 2025 के बाद 2025 आने तक कंपनी प्रॉफिट में खुद को दिखाएगा। तो जब प्रॉफिट होगा तब सोचूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई कुछ भी डिसीज़न नहीं लूँगा। क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर लास्ट कुछ डेज़ में डिलीवरी का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए था। क्योंकि जब मार्केट में करेक्शन होते हैं, तब अच्छे कंपनी के ऊपर ज़्यादा डिलीवरी देखने को मिलता है। मगर यहाँ पे उल्टा हुआ, मार्केट में तो करेक्शन हो रहा है, शेयर में तो करेक्शन हो रहा है, मगर उसके साथ-साथ डिलीवरी भी वीक होता जा रहा है। तो चलो मैं चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बिग क्रैश हुआ था, बिग क्रैश होने के पीछे एक ही कारण है, वॉरेन बफेट जी का कंपनीज़ ने इसको बेचा, शेयर को बेचा, उसके साथ-साथ पेटीएम ने एक गलत डिसीज़न लिया, उसके कारण भी शेयर में क्रैश हुआ और जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे से फिर से रिवर्सल होने का चांसेस है, तो मैं बता दूँ, मुझे नहीं लगता रिवर्स करेगा, मुझे लगता है इस लेवल तक आएगा। इस लेवल तक आएगा मतलब है 513 लेवल तक कंपनी का आने का चांसेस है। इस लेवल का आने का चांसेस है, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर यही बात कहूँगा कि जहाँ पे कंपनी एक सपोर्ट फेस किया था, उसके बाद धमाका किया, उसी लेवल का आने दीजिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न हो, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रोसरी बायोटेक। देखिए रोसरी बायोटेक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि केमिकल सेक्टर में इतना खराब सिचुएशन होने के बाद भी इस कंपनी अलग लेवल का खुद को रिप्रेज़ेंट किया। पी रेशियो ठीक-ठाक है, आरओसी, आरओई बेस्ड है, इनकम ज़बरदस्त है और डेब्ट भी कम है और कंपनी के हाथ में कैश भी है। प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी ज़्यादा है। क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ तो यही इसी जगह पे मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा क्योंकि कंपनी के ऊपर हालत खराब होना चाहिए था, सेल्स कम होना चाहिए था, उल्टा सेल्स बढ़ गया। उसके साथ-साथ एक्सपेंस को कंट्रोल किया। उस बेसिस में
कंपनी 24 करोड़ से बढ़ के हो चुके 33 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिला। तो इसी तरीके से अगर प्रॉफिट का ग्रोथ हो, तो सोचिए जब पूरा सेक्टर में प्रॉफिट ग्रोथ कम हो रहा है, उस टाइम इस कंपनी अकेला प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। तो जब सेक्टर रिवर्स करेगा, तो इस कंपनी का ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक बार आप सोच लीजिए। तो कंपनी के ऊपर इसीलिए शायद इन्वेस्टर कंटिन्यू कर रहा है, कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। एफडीएस ने क्या किया, 13.5% से बढ़ाकर हो चुके हैं 17.5% और एफएस ने क्या किया 6.5% से अभी भी 5.5% के आसपास होल्डिंग है, 1% के आसपास टेक बेचा है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है और प्रोमोटर ने भी होल्डिंग को कंटिन्यू करा है। जब इंस्टीट्यूशन और प्रोमोटर खुद इस कंपनी के ऊपर भरोसा दिखा रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो बड़ा डिसीजन हो सकता है। क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज के बारे में बात करूँ, तो 50 to 56% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला। तो एवरेज डिलीवरी का परसेंटेज 50% के आसपास है। तो एक अच्छी बात है। उसी तरीके से आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन करके दिया था, जो ट्रेड मैंने लिया था। यहाँ पे देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर कम शोल्डर। देखिए मेरा जो जब भी मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके, मैं आपको बार-बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मैं कोई आपको रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। मैं आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ों को दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स बने आपको करना क्या है, आप वो सीखिए। आपको करना है कि पैटर्न्स को ब्रेकआउट करने दीजिए, पैटर्न उसके बाद कन्फर्म करने दीजिए। अभी ब्रेकआउट का और कन्फर्म का मतलब क्या है? मान के चलिए यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और उसके बाद इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे। कोई भी कैटेगरीज़ कैंडल हो सकते हैं, सिर्फ मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए, क्लोजिंग इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। तो क्लोजिंग हो तो इसके ऊपर मैं एंट्री लूँगा, तो यहाँ पे एंट्री बना। एंट्री बनने के बाद देखिए थोड़ा-सा ऊपर गया और यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। उसी रेजिस्टेंस को फेस करके यहाँ पे नीचे चले आए। तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन होगा, तो करेक्शन तो हुआ और फिर से नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि सर एंट्री होने के बाद टारगेट तो होना चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए, उसके बाद टारगेट होना चाहिए, तो इतना क्रैश क्यों हुआ? देखिए, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे बाय कर रहा था, मान के चलिए इस जगह पे बड़े कुछ इन्वेस्टर बाय कर रहा था 1 लाख क्वांटिटी, तो उसको यहाँ पे 1 लाख नहीं मिला, उसको मिला 70,000 क्वांटिटी यहाँ पे मिला। तो बाकी जो 30,000 क्वांटिटी है, वो क्या इस हाई लेवल में खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका टारगेट तो यहाँ पे है। तो इसलिए वो क्या किया, वो नीचे आने के लिए इंतज़ार किया। जब भी उसको नीचे आए, तभी वो बाकी क्वांटिटी ऐड किया और इसके बाद देखिए बूम! तो इसका मतलब इतना तेज़ी से क्यों भागा? क्योंकि इसी लेवल्स में बाय किया गया। तो आपको ए ऑपरेटर और इंस्टीट्यूशन के जैसे ही सोचकर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप खुद दिमाग लगा रहा है कि मैं यहाँ से बाय करूँ तो यहाँ तक जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग मतलब ओपिनियन के हिसाब से मैं यही एक ही बात कहूँगा कि आपका दिमाग खुला रखना चाहिए। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, उसको देखना चाहिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न लेना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केएलआरएफ। तो केएलआरएफ कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है? इस कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। ₹2 डिविडेंड देने वाले हैं 22 तारीख को। तो जो लोग डिविडेंड के लिए मुझे कमेंट्स करा था कि सर किसी भी कंपनी के ऊपर डिविडेंड आए, तो एक बार ज़रूर अपडेट देना। तो मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, ना करना है, वो आपके हाथ में होगा। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।